आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमसे पूछा गया कि फ्राउनहोफर रेखाएं क्या हैं, सौर स्पेक्ट्रम में इसकी उपस्थिति का कारण क्या है तथा सौर ग्रहण के समय फ्राउनहोफर रेखाएं कैसी होती है ये पूछा जा रहा है। और इसके अलावा हमें फ्राउनहोफर रेखाओं के दो उपयोग भी यहाँ पर हमें लिखने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राउनहोफर रेखाओं की। अगर हम ऊष्मीय विकिरण से संबंधित घटना हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरण कैसे होगी। तो सूर्य से निकलने वाली अगर हम विकिरणों की बात करें, यहाँ पर बोलेंगे सौर विकिरण। ठीक है, यहाँ पर ये बनता है सौर विकिरण के रूप में। ठीक है, तो ये सौर विकिरण और सौर वर्णक्रम जो हमें उसे हम अगर देखना चाहें तो हम उसके लिए क्या उपयोग करेंगे। इसके लिए हम उपयोग करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर का। अब ये स्पेक्ट्रोमीटर किस प्रकार की होनी चाहिए, अधिक विभेदन क्षमता वाली होनी चाहिए। तो अगर हम किसी अधिक विभेदन क्षमता वाली स्पेक्ट्रोमीटर से सौर विकिरण या सौर वर्णक्रम को देखते हैं तो उसमें हमें काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। देखिए, जो सौर विकिरण है उसमें हमें काली रेखाएं प्राप्त होंगी और इन्हीं काली रेखाओं को हम बोलेंगे फ्राउनहोफर रेखा। ठीक है, ये होता है काली रेखाओं के संदर्भ में रेखाओं का महत्व। अगर हम यहाँ पर अब बात करें कि सौर स्पेक्ट्रम में उसकी उपस्थिति का क्या कारण होगा, पहले हम समझेंगे कि सौर ऊर्जा के रूप, जब यह ऊर्जा विकिरण के रूप में निकलती है तो वह किस प्रकार की होती है। हमने समझाया कि ये सूर्य की हमारी संरचना होगी। ठीक है, मध्य में जो है वो सूर्य है। अगर हम बात करें तो सूर्य के लिए जो उसका मध्य भाग कहेंगे वो प्रकाश मंडल कहलाएगा। अब इस प्रकाश मंडल के लिए अगर हम उसके ताप की बात करें तो ताप का मान बहुत ज्यादा होगा, मतलब लाखों डिग्री अंश पर उसका मान होगा। ठीक है, अब इस भाग से उत्सर्जित प्रकाश का वर्णक्रम हमें जो मिलेगा, देखिए अगर प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित होता है तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये हमें जैसा पता होता है कि स्पेक्ट्रम जो यहाँ से निकलती है सतत वर्णक्रम के रूप में होती है। सतत वर्णक्रम का मतलब ये है ये कहीं से टूटी नहीं होती है या एक कंटिन्यूअस ही होती है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखिए, जब प्रकाश मंडल से प्रकाश यहाँ पर से निकलती है सतत वर्णक्रम के रूप में, इस सूर्य के चारों ओर, प्रकाश मंडल के चारों ओर एक ऐसा भाग होता है जहां पर हम ये जानते हैं कि ताप का मान कम होता है। और ताप का मान कम होता है और यहाँ पर उपस्थिति किसकी होती है, उपस्थिति अन्य सारी गैसों की होती है। जिनमें गैसों की बात करें, उपस्थित गैसों की, तो नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉपर, सोडियम जैसे तत्व यहाँ पर मौजूद होते हैं गैस के रूप में। ठीक है, सारे के सारे तत्व मौजूद होते हैं गैसीय अवस्था में और फिर इन्हें हम कहते हैं वर्णमंडल। जब प्रकाश मंडल से सतत वर्णक्रम के रूप में प्रकाश ऊष्मा के रूप में यहाँ से अगर निकलती है तो यहाँ पर वर्णक्रम में उपस्थित जितनी गैसें हैं, जो गैसीय अवस्था में तत्व जो मौजूद होते हैं, वे अपने ताक्षणिक तरंगदैर्ध्य, मतलब उनका एक नियत तरंगदैर्ध्य, जिन तरंगदैर्ध्यों को, जिन प्रकाश तरंगों को वे उच्चता पर उत्सर्जित करते हैं, अभी की स्थिति में इनसे जो प्रकाश तरंगे जो निकलती हैं, ठीक है, उन प्रकाश तरंगों को, केंद्रीय भाग से निकलने वाले प्रकाश तरंगों को ये गैसें जो हैं, ये तत्व जो हैं, वो उसे अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से अवशोषण के बाद कुछ यहाँ पर अगर हम प्रकाश मंडल से निकलने वाले प्रकाश की बात करें तो उनमें थोड़ा कुछ गैप होगा। जिस स्थान पर वे मौजूद होंगी वो गैसें मौजूद होंगी तत्वों के रूप में, और हम वहाँ पर देखें तो हमें वहाँ पर काली रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि देखिए उस स्थान पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ तत्व जो हैं वो अवशोषित कर चुके हैं उन रंगों को। तो इस तरह प्रकाश मंडल से होकर के जो वर्णमंडल है, वर्णमंडल से होकर निकलने वाली जो सौर स्पेक्ट्रम होती है वो हमें बीच बीच में काली रेखाओं के रूप में प्राप्त होती हैं। और काली रेखाओं का मतलब ये होता है कि उस स्थान पर उन तत्वों द्वारा जो तत्व वहाँ पर मौजूद हैं अपने ताक्षणिक तरंगदैर्ध्य के संगत वे यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण कर चुके हैं। तो ऊष्मा का अवशोषण ऊर्जा के रूप में अगर वहाँ पर प्रकाश के रूप में अगर वो कर रहे हैं तो वहाँ उस स्थान पर हमें काली रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर सौर ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय जो फ्राउनहोफर रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं। देखिए, इसे अगर हम समझाना चाहें तो कैसे होगी क्या, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य की स्थिति होती है और सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी होता है और पृथ्वी से हम आसानी से ये देख पाते हैं कि सूर्य किस तरह से दिख रही है। ठीक है, सूर्य से आने वाली विकिरण हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होती है, सीधे या डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ जाए और चंद्रमा इस तरह से यहाँ पर पहुंचे मध्य में, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कुछ इस तरह से पहुंचे कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चंद्रमा से पूरी तरह आच्छादित हो जाए या पूरी तरह ढक जाए। ठीक है, तब की स्थिति हमारे पास मिलती है जो हमें इस डायग्राम से दिख रहा है। ठीक है, ये डायग्राम से दिख रहा है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी से ये देख रहे हैं, सूर्य की स्थिति को देखना चाहें, तो सूर्य देखिए चंद्रमा से आच्छादित हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसके किनारों पर जो स्थान दिखाई दे रहा है जो थोड़ा चमकीला होता है, इसे कहा जाता है किरीट। ठीक है, इसे हम समझाएं तो इसे कहा जाता है किरीट। अब किरीट में होता क्या है, देखिए जब ये ढक गया है तो हम ये देख पाते हैं कि रंग हमें कुछ कम दिख रहे हैं। कम दिख रहे हैं मतलब अगर कम तरंगदैर्ध्य वाले रंग सौर स्पेक्ट्रम से निकलते हैं वो सामान्यतः सारे
के सारे यहाँ पर वर्णमंडल में उपस्थित तत्वों के गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम सामान्य रूप से सूर्य से निकलने वाले स्पेक्ट्रम को देखें और सूर्य ग्रहण की स्थिति पर देखें तो वो लगभग 8% यहाँ पर कम हो जाता है। मतलब स्पेक्ट्रम का जो फ्राउनहोफर रेखाओं की संख्या है वो 8% कम हो गई है। इस तरह से फ्राउनहोफर रेखाओं के लिए उसकी जो स्थितियां हैं वो सूर्य ग्रहण के समय काफी कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर फ्राउनहोफर रेखाओं की बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण में इनकी संख्या जो है कम हो जाती है और उनकी चौड़ाई भी इस स्थिति पर कम हो जाती है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। अब लास्ट पद में हमें बोला है कि फ्राउनहोफर रेखाओं के 2 उपयोग। अब जहाँ हम फ्राउनहोफर रेखाओं के लिए उनके उपयोग की बात करें तो फ्राउनहोफर रेखाओं का उपयोग यहाँ सौर विकिरण से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए, सौर विकिरण तथा तरंगदैर्घ्य के संगत यहाँ पर विकिरणों को समझने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और दूसरे उपयोग की बात करें तो देखिए फ्राउनहोफर रेखाओं के लिए जो ये पहला ए हुआ, और दूसरा उपयोग अगर बी के रूप में हम ये देखते हैं कि सौर विकिरण से निकलने वाली जो फ्राउनहोफर रेखाएं हैं, एक तरह से काली रेखाएं यहाँ पर होती है। काली रेखाएं होती हैं तो हम ये जान पाते हैं इन काली रेखाओं के द्वारा सी रंग की यहाँ पर जो प्रकाश है वो अनुपस्थित है, जिसकी जगह काली रेखाओं ने ले रखी है। अब इस आधार पर हम उन तत्वों के लिए जो तत्व वर्णमंडल पर वहाँ पर उपस्थित हैं उनकी जानकारी हम जुटा पाते हैं, और साथ साथ तत्वों की यहाँ पर हम लेते हैं जानकारी। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें अगर तापमान निकालना होता है तो सूर्य के तापमान मापन के लिए, सूर्य के लगभग तापमान मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न में जो पूछा गया था कि फ्राउनहोफर रेखाओं से संबंधित हमें यहाँ पर जानकारी देनी थी वो हमने यहाँ पर दिया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।